नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, आज हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में। ये दोनों ही नियम हमारे इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट और पीजीटी, टीजीटी और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आते हैं। तो साथियों, देर न करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो साथी हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, करते हैं क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो साथियों, ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसको हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले सीमांत उपयोगिता का जो विचार दिया था वो गोसेन ने दिया था। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा है कि सीमांत उपयोगिता का के जो प्रतिपादक हैं वो किसे माना जाता है, वो मार्शल को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसको सर्वप्रथम उसका विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तब आप वहां गोसेन को टिक करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो वैज्ञानिक व्याख्या दी थी, ठीक है, जो वैज्ञानिक व्याख्या दी थी वो मार्शल साहब ने दी थी, लेकिन सर्वप्रथम ये विचार किसका था? ये गोसेन का था। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक व्याख्या देने के कारण मार्शल को ही इस नियम का क्या माना जाता है? प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये क्या है, मतलब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में एक बात यूज होती है जब हम, जहाँ तक है कि जितने भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं वहाँ पर एक बात यूज होती है कि अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, तो आगे हम समझाएंगे जब इस नियम के हम एजम्पशन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि ये जो अन्य बातें हैं वो क्या क्या होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, मान लो श्याम। ठीक है, श्याम व्यक्ति है। अब श्याम क्या करता है? श्याम को लगी है भूख, श्याम को भूख लगी है। ठीक है, अब श्याम ने क्या किया कि श्याम को जब भूख लगेगी तो इसको कुछ खाने को चाहिए। ठीक है, श्याम को जब भूख लगेगी तो इसको खाने को चाहिए। तो मान लो कि इसने जो है रोटियां खाने का जो है निर्णय लिया है। ठीक है, अब जब श्याम जो है पहली रोटी खाएगा तो क्या होगा? इसे कुछ उपयोगिता प्राप्त होगी। पहली रोटी से इसे कुछ उपयोगिता प्राप्त होगी। ठीक है, जब ये दूसरी रोटी खाएगा तो इसे कुछ और अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। यानी यहाँ पर मान लो कि 20 उपयोगिता प्राप्त हुई है तो अगली कड़ी में इसको 25 उपयोगिता प्राप्त होगी। ठीक है, फिर जब ये तीसरी रोटी खाएगा तो सपोज करो कि इसे 15 उपयोगिता प्राप्त होगी। ठीक है, अब इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है, और ये कैसी उपयोगिता है? सीमांत उपयोगिता है। ठीक है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता जो होती है वो घटती दर से प्राप्त होती है जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है, जब हमने आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर बताया था तो आपको याद होगा कि सीमांत उपयोगिता घटती है और अधिकतम उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के साथ, यानी कि लिमिटेड पॉइंट तक बढ़ती है, उसके साथ वह भी घटने लगती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? अब इसका एक व्यावहारिक उदाहरण हम आपको बताएं कि मान लो जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है कोई राम। ठीक है, ये बिल्कुल व्यावहारिक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जैसे राम ने क्या किया, आज एक न्यू फोन लेकर आए। ठीक है, न्यू फोन लेकर आए तो पहले दिन क्या होगा कि राम जो है ना उत्सुकता पूर्वक क्या करेगा?
पहले दिन जब फ़ोन लेके आएगा तो इसे बहुत यूज करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो क्यों, क्योंकि इसको पहले दिन सीमांत उपयोगिता अधिकतम प्राप्त होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, दिनों के यानी समय के साथ साथ इसकी जो फ़ोन चलाने की जो टाइम पीरियड होगा ना, वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। यानी इसको अब फ़ोन चलाने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि इसे पहले दिन आया था। यानी कि पहले दिन जितनी यूटिलिटी इसे प्राप्त हुई थी, वो यूटिलिटी उसे अब प्राप्त नहीं हो पाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अन्य बाधा समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर, ठीक है, जो अतिरिक्त लाभ, अब अतिरिक्त लाभ को हम क्या बोलेंगे, संतुष्टि या उपयोगिता। ये जो संतुष्ट या उपयोगिता प्राप्त होती है वह वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ रोटी की मात्रा बढ़ रही थी, ठीक है, यहाँ रोटी की मात्रा जैसे ही बढ़ी थी प्रत्येक वृद्धि के साथ इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो रही है, वो घट रही है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। यानी कि जब आप कोई चीज़ यूज करना स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, तो जब उसकी पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो उस पहली इकाई की अपेक्षा जो आप उपभोग अगली इकाई कंटिन्यू करते जाते हैं तो अगली इकाई से क्या होती है, अगली इकाई से हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब जो अर्थशास्त्री थे हमारे मार्शल है, इन्होंने उपयोगिता को एक काल्पनिक इकाई मापा है, ठीक है, उपयोगिता को एक काल्पनिक इकाई मापा है जिसे हम यूटिल्स बोलते हैं, यूटिल्स, ठीक है। ये उपयोगिता कैसे मापते हैं, यूटिल्स में, ठीक है, यूटिल्स, यूटिल्स में मापते हैं, ठीक है, यूटिल्स में मापते हैं। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे, उसके आधार पर आपको व्याख्या करके दिखाते हैं कि ये नियम कैसे काम करता है। तो साथियों ये हमारी सारणी है एक, ठीक है, और इस सारणी के माध्यम से समझेंगे हम कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कैसे काम करता है। अब देखो यहाँ हमारा जो पहला कॉलम है इसमें रोटियों की संख्या है, दूसरे में हमारा रोटियों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, और तीसरे कॉलम में रोटियों से प्राप्त कुल उपयोगिता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब व्यक्ति पहली इकाई का उपभोग करता है तो उससे प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होती है वो 20 होती है, यानी कि 20 होती है, और कुल उपयोगिता भी उसकी 20 हो जाती है, ठीक है। अब जब व्यक्ति अपनी अगली रोटी का उपभोग करेगा तो इससे क्या होगा, इससे उसको सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी, 25 प्राप्त होगी, यानी कि 25 प्राप्त होगी। और इसकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि 20 + 25 45 हो जाएगी, यानी कि 45 हो जाएगी। जब व्यक्ति रोटी की तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, क्या होती है, गिरावट आ जाती है। देखो यहाँ लगातार गिरावट आई है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि व्यक्ति जब किसी ऐसी इकाई का लगातार उपयोग करता है, ठीक है, तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, यहाँ तक बात करते हैं अभी। तो इसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, इसकी सीमांत उपयोगिता यहाँ से कंटिन्यू गिर रही है, ठीक है, गिर रही है। इसके बाद जब ये छठी इकाई का जब उपभोग कर लेता है तो उसको पूर्ण उपयोगिता प्राप्त हो जाती है, यानी वो क्या होता है, वो उपयोगिता का मैक्सिमम पॉइंट वहाँ उसे मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमारा श्याम ही ले लो, श्याम का जो पेट है ना, जो भूख लग रही थी उसे, वो भूख यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन भैया क्या हुआ कि खाना बना था बहुत टेस्टी, खाना क्या हुआ, खाना बना है बहुत टेस्टी, या फिर उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो वह उसका पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी उसका प्रयोग करता रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसका पेट भर जाता है ना, फिर उसके बाद भी वो जो वस्तु है उसका उपभोग जो है वह करता रहता है। लेकिन क्या है कि व्यक्ति को वो ज़्यादा पसंद है कोई चीज़ तो उसे पता नहीं चलता कि उसका पूर्ण उपयोगिता का बिंदु जो है कब निकल गया, और वह जो कंटिन्यू उनकी जो है वस्तु की इकाई है उनको यूज करता रहता है, और उसे जो जब वह सातवीं इकाई का यूज करता है तो उसे नेगेटिव यूटिलिटी प्राप्त होती है, यानी कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है। अगर वह एक और उपभोग कर लेता है तो उसे अब जो सीमांत उपयोगिता है वो मतलब नेगेटिव में प्राप्त होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये हमारी कुल उपयोगिता इस तरह से बढ़ती जाती है, और कुल उपयोगिता एक मैक्सिमम
पॉइंट पर जाकर यानी अधिकतम उपयोगिता के बाद अधिकतम उपयोगिता भी क्या होती है, घटने लगती है। जैसा कि हमने आपको जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में संबंध बताया था, वहां भी आपको ये बताया था। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता के बारे में। तो यहाँ हमने जो है कुल उपयोगिता का भी जो है ग्राफ बना दिया है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि जैसे यहाँ तो आप समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी एक इकाई का उपयोग करे तो एक समय पर जाकर क्या होता है, उससे उसका मोह भंग हो जाता है, यानी उसे निगेटिव यानी कि जो है ऋणात्मक यूटिलिटी सीमांत जो उपयोगिता है मार्जिन यूटिलिटी प्राप्त होने लगती है। अब एक ग्राफ बनाएंगे हम और ग्राफ के आधार पर समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, और ग्राफ को आप बहुत ध्यान से देखना कि ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, साथियों ये सीमांत उपयोगिता वक्र है। ठीक है, यहाँ पर जब व्यक्ति पहली रोटी का उपभोग करता है तो उसे 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता 20 से बढ़कर कहाँ पहुँच जाती है, 25 पर पहुँच जाती है। तो उसके बाद जब तीसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसे 15 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मोड़ पर मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता कितनी होती है, और उसको 4 ऑप्शन आपको एग्जाम के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाएंगे कि मोड़ पर जो है, देखो देखने से क्या पता चल रहा है कि मोड़ पर जो सीमांत उपयोगिता है ना वो क्या है, मैक्सिमम है यानी कि अधिकतम है। ठीक है, तो मोड़ पर या नति बिंदु, इसे नति बिंदु ही बोलते हैं, कि मोड़ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है यानी कि जो सीमांत उपयोगिता होती है वह कितनी होती है, तो मोड़ पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति अगली इकाइयों का उपयोग करता जाएगा यानी कि उपभोग करता जाएगा उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, कंटिन्यू घटने लगेगी, और जैसे ही वह छठी रोटी का उपभोग करेगा तो उसका जो उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाएगी, यानी कि जो सीमांत उपयोगिता है वो उसकी जो है 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यानी उसकी कुल उपयोगिता जो है वह अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर वह छठी और सातवीं इकाई का भी उपभोग कर लेता है तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी। तो साथियों यही हमारा क्या है, यही हमारा सीमांत उपयोगिता का नियम है, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम कहलाता है। इसको आप समझ गए होंगे। आगे इसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी ग्राफ अगर आपको देखना है तो हमारी पिछली क्लास में टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का संबंध हमने जो है, दोनों में क्या संबंध होता है, दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, वो हमने इससे पिछली क्लास में आपको बताया है। तो हमारी यूजीसी नेट JRF 2023 एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जितनी भी क्लासेज हमने अपलोड की हैं अभी उन सारी क्लासों को देख सकते हैं। तो साथियों अब बात करेंगे हम इसके मान्यताओं के बारे में। मान्यताएं यानी कि एजम्पशन। ठीक है, देखो अर्थशास्त्र में मान्यताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो डायरेक्टली मान्यताओं से पूछ लिया जाता है। तो नंबर 1, अब हम यहाँ बात करेंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें क्या है, देखो कोई भी लॉ हो, कोई भी सिद्धांत हो, उसके कुछ अपने एजम्पशन होते हैं। इसी तरह से सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के भी कुछ अपने एजम्पशन हैं, उनकी हमें बात करेंगे। तो यहाँ अन्य बातों का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस इकाई का उपयोग कर रहा है, ठीक है, उसके गुण व रूप कैसे होने चाहिए, गुण व रूप समान होने चाहिए। ठीक है, यानी कि वस्तु, कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु जो है ना हमारी, वस्तु कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। देखो आपने क्या होगा, जैसे आप पैकेजिंग सामान खरीदते हैं, ठीक है, पैकेजिंग वस्तुओं का आप उपभोग करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि समय समय पर जो वस्तुओं की पैकेट की जो पैकेजिंग है ना वो क्या होती है, वो समय समय पर चेंज होती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही होता है कि व्यक्ति की जो सीमांत उपयोगिता है उसमें कमी ना आए। ठीक है, वरना क्या होगा, जो व्यक्ति है वो
उससे क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा और उसके स्थान पर वह किसी दूसरी वस्तु का उपभोग करने लगेगा। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कोई सोप है, यानी कि साबुन है। साबुन क्या होगा, साबुन का रैपर क्या है, या फिर कोई खाने पीने की जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनका रैपर जो है समय समय पर चेंज इसीलिए किया जाता है कि व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता जो है उसमें हास ना हो। ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होना लगेगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति का उस वस्तु से मोह भंग हो जाएगा और वह उसके स्थान पर, अब जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं तो वह किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने लगेगा। ठीक है। तो यह अन्य बातें चल रही हैं ये। ठीक है। ये यही अन्य बातें कहलाती हैं कि ये जो अन्य बातें हैं ना, ये कैसी रहें, इनमें कोई चेंज ना हो। अगर इनमें कोई चेंज हो गया तो सीमांत उपयोगिता जो हास नियम है वो काम नहीं करेगा। अगर ये मान्यताएं मौजूद हैं तभी जो है सीमांत उपयोगिता अपना काम करता है। नंबर 2, वस्तु की इकाइयों का आकार उपयुक्त होना, यानी वस्तु का जो आकार है ना वो भी कैसा हो, उपयुक्त हो। अब जैसे कि हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था श्याम का, तो श्याम का एग्जाम्पल क्या दिया था कि श्याम खा रहा है रोटियां। ठीक है। रोटियां खा रहा है श्याम। तो जो रोटी का आकार है ना, रोटियों का आकार है, मान लो उसने क्या किया कि वह, मान लो कोई व्यक्ति इतना बड़ा गस्सा खा सकता है, मान लो रोटी का इतना बड़ा निवाला खा सकता है। ठीक है। सपोज मान लो ये एक रोटी है, इसके मान लो इतने टुकड़े करता है ये। ठीक है। 8 टुकड़े करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने टुकड़ों में रोटी खा रहा है। लेकिन अगर क्या इसके इसके हम 16 टुकड़े कर दें, कितने, 16 टुकड़े कर दें, या फिर इतने छोटे टुकड़े कर दें कि बहुत छोटे छोटे, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भैया समय भी लगेगा छोटे छोटे टुकड़े खाने पर, और हो सकता है कि वो जहाँ उसकी छठी रोटी पर पूर्ण बिंदु प्राप्त हो रहा था, हो सकता है वह 10वीं रोटी पर हो। तो वहाँ भी क्या होगा, ये नियम काम मतलब करेगा लेकिन नहीं करेगा। ये भी क्या है, एक अपवाद है। मान लो कि वस्तु का आकार उपयुक्त होना चाहिए, इतनी छोटी भी चीज ना हो, मतलब वस्तु का आकार जो है ना इतना छोटा भी ना हो कि व्यक्ति को उससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। नंबर 3, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इसकी एजम्पशन है कि वस्तु का निरंतर उपभोग होना चाहिए। वस्तु का निरंतर उपभोग होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रोटी आपने अभी खा ली और अगली रोटी आप 2 घंटे के बाद खा रहे हैं, तीसरी रोटी आप 4 घंटे के बाद खा रहे हैं। तो इससे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी कमी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 2 घंटे में आपकी रोटी पच जाएगी और चौथे घंटे में भी आपकी जो अगली रोटी खाओगे वो बच जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु का निरंतर उपभोग होना चाहिए, तभी ये नियम जो है, तभी ये सीमांत उपयोगिता हास नियम काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। नंबर 4 क्या है, व्यक्ति की जो मानसिक दशा है, मानसिक दशा जो है व्यक्ति की, इसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कैसा है, कोई व्यक्ति मान लो हाफ माइंड है, हाफ माइंड है। ठीक है। या उसकी मानसिक दिशा सही नहीं है, तो हो सकता है कि जो है वो कोई चीज उपभोग कर रहा है किसी वस्तु का, तो हो सकता है कि उसकी पहली दूसरी तीसरी चौथी इन वस्तुओं से भी उसको क्या है, इन इकाइयों से भी, वस्तु की इन इकाइयों से भी उसको कंटिन्यू जो उसकी सीमांत उपयोगिता हो बढ़ती चली जाए। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की मानसिक जो दशा है ना उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता हास नियम काम करेगा, अन्यथा अन्य कंडीशन में ये नियम काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी 5वीं मान्यता के बारे में। ठीक है। 5वीं मान्यता है कि वस्तु की जो कीमत है ना वो भी अपरिवर्तित रहनी चाहिए, अपरिवर्तित कीमत, यानी कीमत में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब मान लो कि व्यक्ति ने जो है ना पहली इकाई का उपभोग किया है, वो उसे महंगी मिल रही है। ठीक है। और जब अगली वस्तु का उपभोग करा उसने तो वो थोड़ी सस्ती हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज से भी क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज से भी जो हमारा सीमित उपयोगिता हास नियम है ये काम नहीं करेगा। तो वस्तु की कीमत भी कैसी होनी चाहिए, वस्तु की कीमत में भी कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 6 हम बात करेंगे कि जो आय है, व्यक्ति की आय चेंज होगी
तब भी ये नियम काम नहीं करेगा, या फैशन है, ठीक है, फैशन चेंज होने से भी ये नियम काम नहीं करेगा। रुचि है किसी व्यक्ति की, तब भी ये नियम काम नहीं करेगा। किसी व्यक्ति की मानसिक दशा, वो हमने पहले ही बात कर ली है। तो इन चीज़ों में भी अगर चेंज आ रहा है ना, तो ये नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। सातवें एजम्पशन की बात करेंगे कि ये नियम क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति को, अब यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ये बात आप बहुत ध्यान से देखना कि ये जो नियम है ना, ये केवल सुख में आर्थिक दशाओं में ही लागू होता है। आर्थिक दशाओं में लागू होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी व्यक्ति को दुख मिल रहा है, फिर और दुख मिल रहा है, तो उससे उसकी जो है सीमांत उपयुक्तता बढ़ती है, नहीं। ये केवल सुख में, जिससे हमें सुख प्राप्त हो, ठीक है, उन्हीं वस्तुओं के लिए ये नियम काम करता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 8वें एजम्पशन के बारे में। ये कहते हैं कि मुद्रा की जो सीमांत उपयुक्तता है ना, मुद्रा की सीमांत उपयुक्तता कैसी होनी चाहिए। इन्होंने माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयुक्तता स्थिर है। सीमांत उपयुक्तता कैसी है, स्थिर है। ये इस नियम का सबसे बड़ा झूठ है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं, तो उसे, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं या उसके पास 1000 रुपए हैं, उसे समान उपयुक्तता प्राप्त हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। 10 रुपए वाले व्यक्ति को कम उपयुक्तता प्राप्त होगी और 1000 रुपए वाले को अधिक उपयुक्तता प्राप्त होगी। लेकिन जब आप इस नियम को पढ़ेंगे, तो चाहे आपके पास 10 रुपए हैं, चाहे आपके पास 1000 रुपए हैं, इन दोनों से सीमांत उपयुक्तता प्राप्त होगी, वे कैसी होगी, सेम यूटिलिटी प्राप्त होगी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि इस नियम के ना कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, इनके एग्जेप्शन होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, कोई मान लो शराबी व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति जितनी अधिक शराब पीता चला जाता है, वह क्या होता है, वह उसे और अधिक उपयोगिता देती है। लेकिन ये अपवाद भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, व्यक्ति जब अधिक शराब पीता है तो उसकी मनोदशा में क्या होता है, चेंज आने लगता है। तो यही क्या है, यही सीमांत उपयोगिता हास नियम का लागू होना है। यही सीमांत उपयोगिता हास नियम का लागू होना है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को दुर्लभ वस्तुएं हैं या दुर्लभ चित्र हैं, उनको रखने का शौक है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी अगला क्या है, इसका एक अपवाद है। दुर्लभ चित्र या दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ चित्र या उपलब्ध या दुर्लभ वस्तु या चित्र, ठीक है। दुर्लभ चित्र है, दुर्लभ वस्तु है, यानी दुर्लभ वस्तु है या फिर चित्र है, इस तरह की चीजें भी क्या होती हैं, अपवाद होती हैं। लेकिन एक समय जाकर क्या होता है, इनसे भी इंसान का मोह भंग हो जाता है। फिर इनमें क्या है, इनमें जो इस नियम की जो एजम्पशन है ना, वो अच्छे से काम नहीं करती है। क्योंकि व्यक्ति के पास जो चित्र होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, और दुर्लभ वस्तु होती है, वे भी क्या होती है, अलग अलग वस्तु होती है। अब दुर्लभ वस्तुओं में क्या हो सकता है, जैसे मान लो सिक्के हैं पुराने, ठीक है, और चित्र में क्या है, पुरानी पेंटिंग्स हैं। तो क्या वह उस व्यक्ति के पास जो पेंटिंग्स होती हैं, जो सिक्के होते हैं, वे एक रूप होते हैं, उनमें समरूपता पाई जाती है? नहीं, वो अलग अलग होते हैं। तो ये अपवाद भी ना गलत माना जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, धन के बारे में क्या होता है कि अगर व्यक्ति के पास पैसा है ना, तो जितना पैसा बढ़ेगा, उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, उसकी सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी एक अपवाद है, ठीक है। शान शौकत, ठीक है, शान शौकत भी क्या है, इस नियम का एक अपवाद है। यहाँ ये नियम लागू नहीं होता। या फिर आपने देखा होगा अच्छी कहानियां हैं, ठीक है, अच्छी कहानियां हैं, या फिर गीत हैं, है ना, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन अपवाद के लिए कहा है कि इनमें जो है क्या, इनमें क्या पाई जाती है, इनमें जो है समरूपता नहीं पाई जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो अपवाद है ना, ये अपवाद एक समय पर जाकर क्या होते हैं, ये एक समय पर जाकर ये अपवाद भी जो है सीमांत उपयुक्तता हास नियम को मानने लगते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि ये जो नियम है, सीमांत उपभोक्ता का जो नियम, सीमांत उपयुक्तता हास नियम है, ये एक समय पर जाकर क्या करता है,
इन वस्तुओं में एक साथ बचा क्या करता है, इन अपवादों में भी जो है काम करने लगता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि नियम के लागू होने के क्या कारण है। तो नियम के लागू होने का पहला कारण है कि जो वस्तुएं हैं उनके पूर्ण स्थानापन्न हमारे पास नहीं है। पूर्ण स्थानापन्न हमारे पास नहीं है कि अगर एक वस्तु का उपभोग हम कर रहे हैं और ये नहीं है, या ये इसमें कोई डिफरेंस आता है तो दूसरी वस्तु का उपभोग कर सकें। दूसरी वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करना पड़ता है और इसीलिए ये नियम लागू हो जाता है। या फिर दूसरा जो उपभोग है वो वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग होने की वजह से भी ये नियम क्या होता है, ये नियम लागू होता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है। जो हमारा सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, इसका क्या महत्व है। तो देखो, सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम का महत्व सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उपभोक्ता की बचत में प्रयोग होता है। ठीक है, उपभोक्ता की बचत का जो विचार है वो किस पर डिपेंड करता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर, यानी कि सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम पर। ठीक है, इस पर जो है व्यक्ति की जो है बचत की जो धारणा होती है उस पर काम करता है। यानी क्या करता है, व्यक्ति उस बिंदु तक क्रय करता है। जैसे मान लो कोई उपभोक्ता है, वह बाजार में जाता है और बाजार में वस्तु का जब क्रय करता है तो उन वस्तु को क्रय वह कहाँ तक करेगा, जहां उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, अगर उसे लग रहा है कि पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हमें नहीं हो रही है तो वह उन वस्तुओं को क्रय नहीं करेगा और जो उसका एक्स्ट्रा पैसा खर्च होना था वो उससे बच जाता है। तो उससे क्या प्राप्त होती है हमें, उपभोक्ता की बचत। यानी उपभोक्ता की जो बचत है, इसका नियम भी जो है इसके सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम का उपभोक्ता की बचत में बहुत बड़ा महत्व है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे सम सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन का नियम। प्रतिस्थापन का नियम। ठीक है, तो साथियों जैसा कि आपने पहले पढ़ ही लिया सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं सम सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम के बारे में। देखो, ये भी जो सम सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम है, इसको हम गॉसियन का सेकंड लॉ बोलते हैं, गॉसियन का द्वितीय नियम। ठीक है, इस नाम से हम इसको जानते हैं, गॉसियन का द्वितीय नियम। ठीक है, इसको भी जो है वैज्ञानिक जो इसकी परिभाषा दी थी या वैज्ञानिक जो इसकी व्याख्या की थी वो मार्शल साहब ने की थी। ठीक है, किसने की थी, मार्शल साहब ने की थी, और इसको हम गॉसियन का द्वितीय नियम भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि ये नियम क्या कहता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग वह कई जगह कर सकता है। ठीक है, मान लो ये किसी व्यक्ति के पास एक एक्स वस्तु है। ठीक है, या हम यहाँ एक काल्पनिक उदाहरण ले लेते हैं कि किसी वस्तु के पास मान लो गेहूं है। ठीक है, गेहूं है, वीट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, गेहूं है। अब ये क्या है, देखो इसके बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मान के चलते हैं कि व्यक्ति गेहूं का प्रयोग जो है अलग अलग प्रकारों में या अलग अलग जो है प्रयोग में कर सकता है इसका प्रयोग। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि व्यक्ति गेहूं का प्रयोग ऐसी जगह करेगा या ऐसी जगह इसके प्रयोग को बांटेगा कि वहां से जो उसकी सीमांत उपयुक्तता है ना, वो सीमांत उपयुक्तता समान रहे। ठीक है, यानी गेहूं के जो यूज है, गेहूं का जो प्रयोग है, वह उसे इस तरह से उसका प्रयोग करेगा कि वह चाहे उसका प्रयोग एक जगह कर ले, चाहे दो जगह कर ले,
इन दोनों जगह इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो कैसी रहे, सेम रहे। ठीक है। अब देखो अगर ऐसा हो कि मान लो ये तीन तीन इसके यूज मान लेते हैं हम, ठीक है, और इसकी तीनों जगह मार्जिन यूटिलिटी कैसी है, मान लो बराबर है। ठीक है, यहाँ मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पर 2 है 2 है 2 है। अब क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर इसको मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ 2 की जगह 1 प्राप्त होने लगे। ठीक है, 2 की जगह 1 प्राप्त होने लगे तो व्यक्ति क्या करेगा, तो जो व्यक्ति है वो इसका उपयोग, गेहूं का उपयोग यहाँ से निकाल कर, यहाँ इसकी जो मात्रा यहाँ लगाई है इससे निकाल कर वह अपने दूसरे बारे प्रयोग में उपयोग करने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको कम प्राप्त हो रही है और यहाँ पर इसको ज़्यादा प्राप्त हो रही है, तो ये वस्तु को यहाँ से निकाल कर इसका जो उपयोग है वो यहाँ करने लगेगा। ठीक है, तो आप क्या समझे कि किसी व्यक्ति के पास अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका वह भिन्न भिन्न प्रयोग कर सकता है, तब वह व्यक्ति क्या करेगा, उस वस्तु का प्रयोग इस तरह करेगा कि उसका प्रयोग हर जगह, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो सभी प्रयोगों में कैसी रहे, समान रहे। क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक हो तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा को निकालकर उसका प्रयोग पहले करके लाभ प्राप्त कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको घाटा ही तो हो रहा है, घाटा ही तो हो रहा है, यहाँ से इसे लाभ हो रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वस्तु को निकालेगा और इसे कौन से वाले प्रयोग में डाल देगा, दूसरे वाले प्रयोग में डाल देगा। तो यही क्या है, यही हमारा समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के एजम्पशन के बारे में, यानी कि मान्यताओं के बारे में। ठीक है, मान्यताएं, ठीक है, यानी कि एजम्पशन, एजम्पशन। ठीक है, मान्यता के बारे में बात करें भाई, इसकी मान्यता है कि जो उपभोक्ता है ना विवेकशील होना चाहिए, विवेकशील उपभोक्ता, विवेकशील उपभोक्ता। देखो अगर व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है ना, व्यक्ति के पास विवेक ही नहीं है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमें वस्तु का जो प्रयोग है वह पहले में अधिक लाभ दे रहा है या दूसरे में अधिक लाभ दे रहा है या तीसरे में अधिक लाभ दे रहा है। ठीक है, अगर व्यक्ति विवेकशील ही नहीं है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन से प्रयोग से वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो अधिक है या कम है। ठीक है, अब मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और मान लो यहाँ 1 है। अब व्यक्ति के पास विवेक होगा तभी तो वह इस चीज को समझ सकता है। अगर व्यक्ति के पास विवेक ही नहीं है तो वह इस चीज को कैसे समझेगा कि जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वो किस में अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहला एजम्पशन है कि व्यक्ति जो है वो कैसा होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, यानी जो उपभोक्ता है वो विवेकशील होना चाहिए। ठीक है, इसके दूसरे एजम्पशन की हम बात करते हैं कि उपभोक्ता की जो रुचि है, ठीक है, फैशन है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी ये नियम क्या होगा, तभी ये नियम लागू हो सकता है। अगर इन चीजों में परिवर्तन आ गया तो ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, इस नियम में भी क्या है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसी मानी गई है, स्थिर मानी गई है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी गई, यानी व्यक्ति के पास चाहे 10 रुपए हैं और या व्यक्ति के पास 1000 रुपए हैं, इन दोनों के प्रयोग से इसे क्या मिलेगा, इसे इक्वल जो है यानी समान मार्जिन यूटिलिटी प्राप्त होगी। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। इसकी मान्यता में यही कुछ है। देखो इन मान्यताएं जो हैं इन दोनों नियमों की वो कुछ काफी हद तक सेम है। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की सहायता से समझते हैं कि इस नियम को जो है कैसे हम प्रतिपादित कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक एजम्पशन की और बात कर लेते हैं कि जो उपयोगिता है ना, जो उपयोगिता है इस नियम में, जो उपयोगिता है उसको हम मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं, मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। इसका मतलब क्या है आप कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि ये नियम हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसका आप हमें कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे।
आगे हम बात करेंगे इसके एक सारणी बनाकर, ठीक है। जैसे कि हमने सीमांत उपयोगिता हास्य नियम को बताया था, उस तरह से सारणी बनाकर इसकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो साथियों ये हमारी सारणी है, ठीक है। सारणी के माध्यम से समझेंगे हम कि समसीमांत उपयोगिता हास्य नियम कैसे काम करता है। अब देखो, मान लो एक व्यक्ति है, कोई एक उपभोक्ता है, उसके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं, ठीक है। कोई एक उपभोक्ता है, उसके पास जो है 10 रुपए हैं, ठीक है। जैसे कि तालिका में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तालिका में आपको दिख रहा होगा। अब व्यक्ति क्या करता है कि देखो, ये तो है गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता और ये हमारी चावल से मिलने वाली उपयोगिता, ठीक है। अब व्यक्ति क्या करता है कि देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं, ठीक है। इन 10 रुपयों को वह गेहूं और चावल पर लगा रहा है, ठीक है। गेहूं और चावल पर लगा रहा है। तो देखो, व्यक्ति ने क्या किया है कि पहले और दूसरे रुपए को उसने क्या किया है, पहले और दूसरे रुपए को किस किस पर लगाया है? चावल पर लगाया है। यानी सॉरी, पहले और दूसरे रुपए से उपभोक्ता ने जो है गेहूं को खरीदा है, ठीक है। गेहूं को खरीदा है। क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे रुपए से उसको गेहूं से अधिकतम उपयोगिता मिल रही है। देखो, ये 55 से कम है, ठीक है। अब जो पहले और दूसरे से जो उपयोगिता मिल रही है व्यक्ति को, वो गेहूं से मिल रही है। अब जब तीसरा रुपया उसने खर्च करने की बारी आई, तो देखो यहाँ तो 45 है, 45 है, और ये हमारा 50 है। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या ज्यादा है? जाहिर सी बात है कि ये संख्या ज्यादा है। तो व्यक्ति अगला जो तीसरा रुपया है वो किस पर खर्च करेगा? तीसरा रुपया जो है वो चावल पर खर्च कर देगा, ठीक है। तो इसने तीसरे रुपए को कहाँ खर्च किया है? चावल पर खर्च किया है। अब जब चौथे रुपए की बात आती है, तो व्यक्ति देखता है कि यहाँ पर तो उपयोगिता 45 है, लेकिन यहाँ पर उपयोगिता क्या है? 40 है। तो इन दोनों में से ये ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि चौथे रुपए को जो है, जो उपभोक्ता है, वो किस पर खर्च करेगा? गेहूं पर खर्च कर देगा। क्यों? क्योंकि चावल से अधिक उपयोगिता उसे अब गेहूं से मिल रही है। लेकिन जैसे ही वह अगली इकाई पर पहुंचता है, तो क्या देखता है कि जब 5वीं इकाई पर पहुंचता है, तो वह क्या देखता है कि 5वीं इकाई पर गेहूं से तो 35 उपयोगिता मिलेगी उसे, लेकिन अगर 5वीं इकाई को अगर वह चावल खरीदता है तो उसे 40 उपयोगिता प्राप्त मिलेगी। तो इन दोनों से ये ज्यादा है, तो जो अपना 5वां रुपया है वह 5वें रुपये को जो फिर से कहाँ खर्च कर देगा? 5वें रुपये से फिर वह चावल को खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि चावल से उसे अधिकतम उपयोगिता मिल रही है, ठीक है। अब व्यक्ति ने क्या किया? 1 2 3 4 5 रुपए खर्च कर दिए। अब जब छठे नंबर पर आता है, तो छठे नंबर पर उसे 28 उपयोगिता तो चावल खरीदने से मिल रही है, और 30 उपयोगिता जो है, सॉरी 35 उपयोगिता जो है वह उसे गेहूं खरीदने से मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि 28 से 35 ज्यादा है, तो वह अपनी छठी इकाई को कहाँ खर्च करेगा? गेहूं पर खर्च करेगा। लेकिन जब 7वीं इकाई की बात आती है, तो 7वीं इकाई पर गेहूं से उसे 30 उपयोगिता मिल रही है, लेकिन चावल से जो उसे 28 उपयोगिता मिल रही है। तो फिर से वही बात हो जाएगी कि 7वां रुपया भी वह कहाँ खर्च करेगा? 7वें रुपये को भी वह गेहूं पर खर्च कर देगा। जैसे ही अब 8वीं इकाई की बात आती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 रुपए उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास 3 रुपए बचे हैं, ठीक है। उसके पास 3 रुपए बचे। इनको क्या कर दिया? इनको गेहूं पर खर्च कर दिया। अब जब 8वीं इकाई की बात आती है, तो अगर वह गेहूं खरीदता है तो उसे 25 उपयोगिता प्राप्त होगी, और अगर वह चावल को खरीदेगा तो उसे 28 उपयोगिता प्राप्त होगी। तो वह ज्यादा वाली क्योंकि व्यक्ति जो क्या है, विवेकशील है, तो वह अधिकतम उपयोगिता जहां मिल रही है उस चीज को खरीदेगा। तो अधिकतम उपयोगिता उसे यहाँ मिल रही है चावल खरीदने पर, तो वह 8वें रुपये को कहाँ खर्च कर देगा? 8वें रुपये को चावल पर खर्च कर देगा, ठीक है। 8वें रुपये को कहाँ खर्च कर देगा? चावल पर खर्च कर देगा। और जब लास्ट में उसके पास 2 रुपए बचते हैं, तो वह देखता है कि अगर वह अगले रुपये को 90 रुपये को अगर गेहूं पर खर्च करेगा तो उसे 25 उपयोगिता प्राप्त मिलेगी, और चावल खरीदेगा तब भी 25 उपयोगिता प्राप्त मिलेगी। तो 90 रुपये को भी कहाँ लगा देता है? वह चावल पर लगा देता है, ठीक है। चावल पर लगा देता है। अब अगर अगले चावल को और आगे खरीदेगा 25 के बाद, तो उसे 15 उपयोगिता प्राप्त होगी। लेकिन अगर वह 10वें रुपये को गेहूं पर लगाता है, तो उसे 10 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ठीक है। 10 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो 10वें रुपये को वह कहाँ खर्च कर देता है? गेहूं पर
खर्च कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से एक उपभोक्ता विवेकशील होता है और वह अपने जो उसके पास द्रव्य है, उसके पास जो पैसे हैं, उसको वहां खर्च करता है जहां उसे अधिकतम उपयोगिता मिलती है। ठीक है, तो आप सारणी देखकर समझ चुके होंगे कि सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कैसे काम करता है, या एक व्यक्ति अपने उसके पास जो वस्तुएं हैं उनको, या उसके पास जो द्रव्य है, उसके पास जो पैसा है, उसको वह किस तरह से खर्च करता है ताकि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब अगर व्यक्ति इन वाले, इस वाले और इन वाली उपयोगिता को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका जोड़ हमारे पास आ जाएगा 393। ठीक है, 393 के बराबर उपयोगिता वह प्राप्त करता है। अब आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क ये है कि आप इनमें से किसी भी उपयोगिता को चेंज करके देखें। अगर इनमें से किसी भी उपयोगिता को चेंज करेंगे तो ये जो मैक्सिमम उपयोगिता है इसमें क्या होगी, कमी आ जाएगी। और कोई भी उपभोक्ता ये नहीं चाहता कि उसे कम उपयोगिता प्राप्त हो। वह क्या चाहता है, वह ये चाहता है कि उसके पास जितना भी पैसा है, उसके पास जितने भी संसाधन है, उससे उसे क्या हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। देखो, जब हमने आपको स्टार्टिंग में अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, तो उस समय आपको बताया था कि एक व्यक्ति इतना विवेकशील होता है कि वह अपने संसाधन वहां खर्च करता है जहां उसे कम से कम संसाधन खर्च करने के बावजूद उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, तो आपको ये नियम हमारा जो है, दोनों नियम हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे हम कल की जो क्लास होगी हमारी, अब हम वहां पर आपको मांग का चैप्टर शुरू कराएंगे। ठीक है, यानी कि डिमांड चैप्टर शुरू करेंगे। तो साथियों, आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। कल मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।